दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं। रात 10 बजे से थोड़ा सा ज्यादा का समय हो चुका है और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे अक्षय कुमार के बारे में, आज का लाइव भी अक्षय कुमार की एक नई सोशल मीडिया पोस्ट से हमें इशारा कर रहा है। वो हम आपको बताएंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि क्या अक्षय कुमार सुधर गए हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि अक्षय कुमार कर रहे हैं पढ़ने लिखने की बात, वो बात जो हम अपने शो पर मैं और रवि बुले जी लगातार कहते रहे हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी है। अगर आप एक्टर हैं, अगर आप कहानियों के बिजनेस में हैं, कहानियों के धंधे में हैं या कहानियां बेचते हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। अब मैं और आप जो पिछले कुछ दिनों से बातें कर रहे थे अक्षय कुमार के बारे में कि अक्षय कुमार पढ़ते नहीं हैं और उन्हें पढ़ना चाहिए, और आज जब सोशल मीडिया हमने खोला, अक्षय कुमार का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसकी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, साथ में स्लाइड देख सकते हैं दर्शक हमारे, इसमें उन्होंने बशीर बद्र साहब की एक शायरी का जिक्र किया है। तो मैं पहले तो चाहूंगा कि इस शायरी को आप बताएं और साथ ही आप ये भी बताएं कि क्या ये हमारे और आपके उस शो का असर है जिसमें हम बार बार ये कह रहे थे कि अक्षय कुमार को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया अक्षय कुमार को इस तरह से कि वो कहीं कविताओं की या शेरो शायरी की बातें करें। ये पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि अक्षय कुमार कुछ इस तरीके का पोस्ट करते हैं। अभी उम्र का तकाजा है या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है या उन्होंने गलती से हमारा शो देख लिया, क्या लगता है आपको? देखिए, हम ये दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर ये दावे से कह सकते हैं कि अक्षय कुमार खुद बार बार इस बात का जिक्र मीडिया में करते रहे हैं कि मैं पढ़ता नहीं। मतलब बड़े गर्व से ये कहते रहे हैं और इस बात का हमें बड़ा दुख है और मतलब अच्छा नहीं लगता है कि एक इतना बड़ा एक्टर जिसको कि लोग स्टार कहते हैं, जिसको लाखों करोड़ों लोग जो है वो फॉलो करते हैं, वो बहुत प्राउडली ये कहे कि मैं कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ भाई, मेरे पढ़ने लिखने से जुड़ी या मेरे हिस्से का जितना है वो मेरी पत्नी ट्विंकल कर लेती है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद फिर जब सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म लेकर आते हैं अक्षय कुमार, तो वो मीडिया के सामने मंच पे खड़े होकर इस बात की उम्मीद जताते हैं और ये कहते हैं कि भाई ऐसी फिल्मों को, मेरी इस फिल्म को सिलेबस में लगाया जाना चाहिए या बच्चों को इस फिल्म के थ्रू इतिहास दिखाना चाहिए। तो जब आप स्कूल की, बच्चों की, पढ़ने लिखने की बातें कर रहे हैं, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मेरी फिल्मों से इसकी शुरुआत हो या मेरी फिल्म के माध्यम से उन्हें समझाया जाए, और दूसरी तरफ आप ये कहें कि भाई मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, और बड़े गर्व के साथ ये बात कहना कि मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये बहुत खराब इंप्रेशन देती है। तो चलिए, हमने जो बातें कही चाहे उसका असर हो या ना हो, या इसे जैसे अक्षय कुमार अक्सर कहते हैं कि अगर वो टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म करते हैं तो उसका गवर्नमेंट के जो एजेंडा है या जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक टाइमिंग की बात है। तो हम भी ये कहते हैं कि ठीक है, ये टाइमिंग भी हो सकता है, पर ये एक अच्छी बात है कि अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक दिन पहले लिखा कि भाई वो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि भाई चलिए छुट्टियां मनाते मनाते कुछ पढ़ने का मूड हो गया, और उन्होंने बशीर बद्र साहब की जो ये बड़ी फेमस गजल है जिसको कि आप दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये लंबी गजल है, तो इसके पूरी गजल तो नहीं, लेकिन अक्षय ने इसके कुछ चुनिंदा शेर जो हैं ऊपर के जो शायद 5 या 6 शेर हैं वो शेयर किए हैं, और बहुत ही खूबसूरत गजल है। मुझे लगता है कि जो भी हमें देखने सुनने वाले हैं गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो ये उनको मिल जाएगी ये गजल, और बल्कि कुछ लोगों ने इसे गाया भी जरूर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुनी है गाते हुए भी, शायद जगजीत सिंह साहब की आवाज में या किसकी आवाज में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अक्षय ये कह रहे हैं कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, और ये जब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप स्टार हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको लोगों को जो है ये अच्छी मतलब एक सही दिशा में डालने की भी जिम्मेदारी बनती है। आपका काम सिर्फ एंटरटेनर का नहीं है कि आप अपनी फिल्म लेकर आए थिएटर में और लोगों से कहें कि पैसा खर्च करके मेरी फिल्म देखिए और बात खत्म हो गई, और मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं अपना पैसा बनाऊंगा और मैं निकल लूंगा। फिर आप जैसे आप अक्सर कहते हैं वो जो चीज वो भी सही है कि भाई आप गुटखा भी बेच लेते हैं, फिर आप पढ़ाई नहीं करने की भी बात करते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी जो आप फैला रहे हैं, इसको नेगेटिविटी फैलाना ही मानेंगे कि आप गुटखे का विज्ञापन कर रहे हैं, गुटखे को प्रमोट कर रहे हैं या उसके किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत गर्व से कह रहे हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्टर्स की बनती है, और अगर अक्षय ऐसा करते हैं कि वो
अभी उन्होंने कहा है कि चलिए मैंने ये गजल पढ़ी है। मुझे लगता है कि उन्हें शायद इसे एक पहला कदम मानना चाहिए और उन्हें बहुत कुछ मुझे लगता है, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार जिस दौर में पहुंच गए अपनी फिल्मों के, जितना मतलब उनका कैरियर जिस तरह से नीचे आ गया है। 15 अगस्त को फिर उनकी फिल्म रिलीज हो रही है खेल खेल में, और जब आप आज उन्होंने उसका मोशन पे जो पोस्टर जारी किया डाला जब अकाउंट पे, तो मैं देख रहा था कई लोगों ने हाथ जोड़ते हुए इमोजी वगैरह लिखा कि भाई साहब आप फिर आ गए बॉक्स ऑफिस पे, अभी तो सरफिरा की बातें ठंडी नहीं हुई है। तो लोग ये ऐसी टिप्पणियां ना करें आपके ऊपर, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और जब आप पढ़ेंगे तो इससे हमारा फायदा नहीं होगा, जो आप पढ़ेंगे उससे आप ही का फायदा होगा। मतलब आप हम क्या उसमें ज्ञान दें, लेकिन आपकी चॉइस बेटर होगी, आपकी चॉइस जो आपकी फिल्मों में दिख रही कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे ये भी लगा कि इस गजल के कुछ शेर जैसे पढ़ते हुए नीचे कि वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को या जो उनकी आलोचना करते हैं उसके जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें एक शेर है कि इस गजल का जो शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो शायद कहीं ना कहीं जवाब है। बिल्कुल। और जो शायद है ना, ये बिल्कुल ये कहने की कोशिश है कि ये जो फूल मुझे मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। नहीं देखा। तो ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि मैंने जितना स्ट्रगल किया है तुम्हें वो नहीं दिख रहा है, तुम्हें तो मेरे बस बिस्तर पे पड़े फूल दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो फूलों की बात कह के लोगों को कहीं फूल तो नहीं बना रहे हैं। ठीक बात है। इसमें इस गजल में एक शेर और है जो उनकी मेहनत जो वो करते हैं उसके बारे में भी आपको इशारा करता है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यानी फिर वो ये समझा रहे कि अभी तो मैं बहुत लंबा जाना चाहता हूँ, मील का कोई पत्थर जो है मेरे रास्ते में अभी नहीं आया है, मेरे लिए कोई अभी मैंने टारगेट सेट नहीं किया, मुझे बहुत लंबा सफर करना है। तो ये कवि क्या कहता है अंदाज वाले में, इसकी बहुत सारी समीक्षा की जाती है। कवि क्या कहना चाहता है, तो अक्षय कुमार क्या कहना चाहते हैं इस गजल में, उसके निहितार्थ भी छुपे हैं। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है ये एक स्वागत योग्य कदम है कि अगर अक्षय कुमार जैसा एक स्टार जो है वो अगर गजल पढ़ रहा है, भले ही वो एक बहुत लोकप्रिय और बहुत शानदार शायर है, उनकी बहुत अच्छी गजल है, कहीं ना कहीं अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है और शायद उन्हें अपडेट भी करते रहना चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मतलब एक यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही लड़के जो होते हैं, लड़कियां जो होते हैं, वो टीनेज में कदम रखते हैं, तो एक रोमांटिसिज्म जो उस एज में पैदा होता है, बहुत सारे लोगों का, मतलब खासतौर पर हिंदी पट्टी में हम देखते हैं, शेरो शायरी से जो है उनका जो साबका पड़ता है, उनकी शुरुआत जो होती है वो इसी तरह की थोड़ी हल्की रुमानी और है ना, इस तरह की शायरी से शुरुआत होती। तो ठीक है, अक्षय के लिए मैं नहीं कहता कि उन्होंने ये शुरुआत की है, लेकिन वो लेके आए। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ और बेहतर चीजें उन्हें क्योंकि सिनेमा वो इतना एक बड़े मीडियम में है, उनको कहानियों का सिलेक्शन करना है, उनको स्क्रिप्ट के बारे में भी ध्यान रखना है, तो उनको थोड़ा कुछ और भी चीजें पढ़ना चाहिए और हमें अच्छा लगेगा अगर वो समय समय पे अपडेट करते रहेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात की और मैं इस समय उनका इंस्टाग्राम ही लोगों को दिखा रहा हूं कि आम तौर पर वो वीडियोस ही पोस्ट करते रहे। अगर आप कितना भी नीचे तक जाएंगे, वो या तो वीडियो पोस्ट करते हैं या अपनी फिल्मों के पोस्टर पोस्ट करते हैं या अपने कुछ पिक्चर्स, तो सारे के सारे विजुअल पोस्ट ही हैं। ये आप अक्षय कुमार का इंस्टाग्राम ही इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो हमने पिछले कुछ दिनों से शोज किए और कहना शुरू किया कि अक्षय कुमार को पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उसके बाद ये पहली बार मुझे दिख रहा है इतने दिनों में कि एक पोस्ट आता है जिस पर अच्छे खासे लाइक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो इस पोस्ट में जो उन्होंने बशीर बद्र साहब की जो शायरी उन्होंने शेयर की है, उसमें वो कह रहे हैं, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जो हाईलाइट किया उन्होंने वो ये किया है कि यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने,
फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। तो यारों यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं शायद अपने फैंस से, और फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। बस ठीक है, फूलों का जिक्र करते रहें लेकिन हमें फूल ना बनाएं। ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और मुझे लगता है अब अगला जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो राइटर्स के साथ कोई मीटिंग करें, कोई बैठक करें, कोई कहानी की बात हो, कोई ऐसी बात वो पेश करें जिससे हमें लगे कि हाँ अब वो वाकई पढ़ने लिखने लगे हैं। तो कुल मिलाकर मामला तो ये है। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो बहुत से और जो पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाने जाते हैं, जैसे सलमान खान, वो भी पढ़ना शुरू करें। और बड़ी आयरनी है, देखिए सलमान खान की अगर बात करें तो सलमान खान एक राइटर के बेटे हैं, और उनकी कहानी, उनकी फिल्म देखकर अंदाजा हो जाता है कि कहानी का भी नहीं है उसमें। सही है। मैं तो कहीं सुन रहा था कि प्रेम की शादी या ऐसे करके कोई फिल्म भी बनाना चाहते हैं उनके साथ बरजात्या, जो उनकी रियल स्थिति है। तो इस हद तक उनके पास कहानियों का अकाल है कि सलमान खान की असल जिंदगी में जो स्थिति है उस पर फिल्म बनने को तैयार है, लेकिन कहानी से वास्ता नहीं पड़ रहा है उनका। नहीं, बिल्कुल देखिए, फिल्मी सितारों को बिल्कुल पढ़ना लिखना चाहिए, और ये कोई हम बहुत अनोखी या नई बात नहीं कह रहे हैं। गुजरे दौर की अगर बात करें जिसमें शानदार एक्टर, डायरेक्टर, राइटर इस इंडस्ट्री में हुए हैं, इतिहास में अगर आप जाएं तो गुरदत्त साहब के पास कहा जाता है कि मतलब कई कमरों से भरी हुई लाइब्रेरी थी। उस दौर में उनके पास दुनिया भर की पत्रिकाएं पहुंचती थी। उस दौर में जो नए नए उपन्यास छप रहे होते थे, वो बांग्ला भी जानते थे, मराठी जानते थे, हिंदी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे। वो तमाम नई से नई किताबें होती थी, तो वो पढ़ते थे। राज कपूर के बारे में ये कहा जाता है। उसके अलावा दिलीप कुमार साहब से ही पूछा गया, मतलब उनके अभिनय के बारे में, भाई वो तो अभिनय सम्राट थे, तो इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं खूब पढ़ता हूँ। तो उसी बात को उन्होंने क्रेडिट दिया कि अगर मैं कर पाता हूँ इतना अच्छा, और लोग मेरे अभिनय में जो है वो बहुत जीवंतता पाते हैं, और उसके साथ मुझे जोड़कर देखते हैं कि मतलब मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उसका श्रेय उन्होंने दिया कि मैं पढ़ता बहुत हूँ। अशोक कुमार साहब, मतलब कोई भी आप नाम ले लीजिए पुराने जमाने का, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग बहुत पढ़ते थे, और उनका इस बात से कोई वो नहीं था कि वो स्कूली एजुकेशन उनकी कितनी हुई है। तो और जो भी समझदार लोग हैं, आप स्टेज के डायरेक्टर्स से बात कीजिए, तो जितने नए एक्टर्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, भाई पढ़ो। मतलब आप कहेंगे एक्टिंग का पढ़ने से क्या संबंध, दरअसल उसी से संबंध है। वहीं आपको किरदार मिलते हैं, वहीं आपको सिचुएशंस मिलती, वहीं इमोशंस मिलते हैं। वहां सिर्फ बात कहानी बस की नहीं कि आप एक कहानी ना पढ़ रहे हैं या नाटक पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में सारे एक्टरों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने की बातचीत आई तो जो एक और बात जो पिछले दिनों एक एक्ट्रेस जो चर्चा में आई, वो जानवी कपूर। दरअसल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो है वो उनसे सवाल हो गया, मतलब एग्जैक्ट सवाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मतलब शायद इस तरह का सवाल था कि अगर आप पीछे के समय में अतीत में जाती हैं तो किन लीडर्स को देखना है, किन बड़ी हस्तियों को देखना पसंद करेंगी, शायद इसी तरह कोई सवाल था। तो उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आपस में बात करते और बहस करते देखना चाहूंगी कि जो दलित विमर्श जो उन लोगों के बीच हुआ था, क्योंकि अम्बेडकर साहब जो थे वो अपने विचारों को लेकर बहुत दृढ़ थे, और गांधी जी के विचारों में धीरे धीरे बदलाव आया। तो जब जानवी कपूर ने ये बात कही तो हर कोई हैरान रह गया। मतलब जानवी कपूर से आप कैसे मतलब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वो गांधी और अंबेडकर की बात करेंगी, वो दलित और जाति विमर्श की बात करेंगी। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने भाई अंबेडकर की जो किताब है, क्या नाम है उसका, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, अब ये किताब उन्होंने कहा मैंने पढ़ी। फिर उन्होंने नीरज घेवन का नाम लिया कि उनके साथ मेरी बहुत बातें होती रही है, और नीरज घेवन उन्होंने मसान जैसी फिल्म बनाई, बहुत लोगों ने देखी होगी, तो एक किस्म का दलित विमर्श उसमें है। अब ये सारी बातें जब जानवी कपूर ने कही तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि मतलब वो ये क्या कह रही हैं। और अब इन दिनों जब उनकी फिल्म उलझ आने वाली है तो इस बारे में उनसे फिर सवाल हो रहे हैं, तो वो बता रही हैं कि भाई मैंने ये बात कर तो दी, लेकिन फिर मुझे ये कहा गया पीआर टीम की तरफ से, लोगों की तरफ से
कि लोग कहेंगे कि भाई ये तो प्रोजेक्टेड है, ये पीआर एक्सरसाइज है, जबकि उन्होंने कहा कि मैंने ईमानदारी से किताब पढ़ी है और उन्होंने जाति को लेकर अपनी उन्होंने पढ़कर जो कुछ भी समझा, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर, जिस जगह पर, वहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रोड है, तो मुझे कभी पता नहीं था कि रोड का नाम मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन थे, क्यों उनका इतना नाम है, ये सारी, तो उन्होंने इस बारे में बहुत सारी बातें की है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है अगर एक एक्टर पढ़ रहा है। ये आप एक यहाँ पर एक ये जी, बात मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए कि सोशल मीडिया कितनी झूठी इमेज बनाता है। अगर जानवी कपूर जी, का रियल पर्सोना ये है कि वो बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ती हैं और वो जानना चाहती हैं दलित विमर्श के बारे में, तो फिर ये सोशल मीडिया से ही बनाई हुई इमेज है, जिसके दावे हम कर रहे हैं कि वो कैसे कर सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया आपकी एक खास तरह की इमेज बनाता है और वो इमेज वही बनती है जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप बार बार कैमरे पर बिल्कुल। दिखाते हैं। तो ये भी एक विषय है कि मैं एक और शायरी का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि हर आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी। बिल्कुल। मैं भूल रहा हूं कि किन किन निदा साहब का ये निदा शेर, फाजली साहब, निदा निदा फाजली फाजली साहब का साहब। शेर है। जी, हर बिल्कुल। आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हर शख्स के अंदर उसके व्यक्तित्व की कई परतें होती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि रवि बुले जी जो हैं वो सिर्फ एक फिल्म समीक्षक हैं, तो ये कहना गलत होगा। आप फिल्म समीक्षक भी हो सकते हैं, आप उसके अलावा और बहुत कुछ हो सकते हैं, और आपके दायरों को बताने समझाने के लिए हम एक लंबा वक्त भी हमें लग सकता है। ऐसे हर शख्स का है। अगर मैं अपनी भी बात करूं, क्या मैं सिर्फ एक बिल्कुल, फिल्म पत्रकार हूं? नहीं, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ हूं। उसी तरह जानवी कपूर क्या सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री है? नहीं, वो भी बहुत कुछ होंगी, और हर शख्स के बारे में। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो एक पॉपुलर इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से हम पहचाने और जाने जाते हैं, उससे इतर अगर हम कुछ बात करते हैं तो लोग हैरान होते हैं। लेकिन ये जो उदाहरण आपने दिया है, ये सभी पर लागू होता है, अकेली जानवी कपूर नहीं। न बिल्कुल। जाने कितने ऐसे होंगे जो जिनका वो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं मेरा रियल पर्सोना नहीं पता। देखिए, रियल पर्सोना एक होता ही नहीं है ना। आप कोई हाँ, भी एक बिल्कुल नहीं ठीक। होते हैं। आप बिल्कुल। में कई सारी बातें छिपी होती हैं, कई सारे गुण छिपे होते हैं। तो ये जो जानवी कपूर वाला उदाहरण है, ये बिल्कुल ये समझाने के लिए काफी है कि जो सोशल मीडिया है वो भी कई बार कितना फेक होता है, क्योंकि वो आपका सिर्फ एक चेहरा दिखाता है। उसके पीछे छिपे हुए सारे चेहरे जो हैं वो नहीं निकल कर आ पाते। और बहुत खुशी है कि जानवी कपूर ने इतना ध्यान दिया। उम्मीद है जितना ध्यान वो इन बातों पर दे रही हैं, फिल्मों के लिए जब कहानी का चयन करेंगी उस पर भी ध्यान देंगी, और कम से कम अक्षय कुमार की तरह ये नहीं कहेंगी 10-20 साल तक कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा है कि वो पढ़ती हैं, क्योंकि जब वो पढ़ेंगी तभी वो कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आ पाएंगी। क्योंकि ये लोग भी एक तरह से कंटेंट क्रिएटर ही हैं। ये अगर किसी कहानी पर हाँ कहते हैं तो लोग उस पर करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि करोड़ों रुपए आप पर लग रहे हैं, फिर करोड़ों लोग आपको देखेंगे, और हम वैसे भी 140 करोड़ के देश में रहते हैं। तो ऐसे में हम किसी भी बात पर अगर फाइनल हस्ताक्षर हमारे होते हैं तो वो हस्ताक्षर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। जानवी के बारे में बात ये भी है कि जिस सोशल मीडिया की और जिस इमेज की बात की, तो दरअसल वो लगभग लगभग उन्हीं की खड़ी की हुई है वो इमेज, वो किसी और जी, ने नहीं बनाई है। हाँ, तो बिल्कुल, ये ये भी सही है है। ना, ये आयरनी भी है, आप इस समय की आप आयरनी भी कह सकते हैं इसको। और हाँ, एक और रोचक बात यह है कि जानवी की जो पहली फिल्म थी धड़क, जो कि हाँ, मराठी फिल्म सैराट का रीमेक थी। सैराट क्या थी? सैराट इसी जाति की व्यवस्था के खिलाफ और उसी जाति की व्यवस्था का एक क्रूर चेहरा दिखाने वाली फिल्म थी। ये अलग बिल्कुल, बात है कि बिल्कुल। वो धड़क में बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं हो पाया। बहुत ही हाँ, नकली हाँ, बन गया वो आके। वो हाँ, मेकर्स हाँ। की प्रॉब्लम है। लेकिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जानवी, अभी उनकी उम्र भी कम है, तो हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने, मतलब उनको अभी 5-6 साल हो ही रहे हैं। हुँ, तो मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ें आई तो होंगी जब उन्होंने पहली फ़िल्म ये की थी। तो मुझे लगता है, देखिए, फ़िल्मों के अच्छे सब्जेक्ट जो होते हैं, वो भी एक्टर्स को जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन हुँ, बात हुँ, वही है कि एक्टर कितना सेंसिटिव है उसके लेके, कितना जी, सीरियस है उसको लेके। ये जी। लोग कहते हैं कि कई बार हम एक्टर्स को सुनते हैं, अरे इस कैरेक्टर में उतरने के लिए ना तो हमने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी हाँ, मेहनत हाँ, की, इतने दिन फलाने होटल में चले गए, इतने दिन ढिकाने होटल में रह लिए, फलाना फाइटिंग का स्टाइल सीख लिया, ढिकाना रहना सीख लिया, किसी गाँव में चले गए लोगों के साथ। ये सब बेकार की बात है। आप पढ़ें लिखें, सबसे पहली बात ये है। हाँ, वो हाँ, हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके भीतर आएगा।
ऊपर का जो आवरण है उसको बदल देने से बस कुछ नहीं होगा। तो ये जानवी कपूर की एक अच्छी बात थी जो पढ़ने लिखने से आई थी। एक और चीज, एक पिछले साल एक और एग्जाम्पल हमको देखने मिला था, शाहरुख खान की फिल्म जवान आने वाली थी। हाँ। तो उसमें उनका वो जो बंदा वाला गाना था, तो देखिए वही है कि मैं मानता हूँ कि शाहरुख खान की बातें आप उनको सुनिए तो आपको लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और निश्चित रूप से मतलब उसमें कोई दो राय नहीं, उनका इंटेलिजेंस जो है वो दिखाई देता है। तो उसी समय देखिए, क्या बॉलीवुड में चोरी तो सबसे आसान काम है, आप उठाओ और चुरा लो। कितने सारे गीतकार हैं, कितने सारे कहानीकार हैं। उसी समय ये जो बंदा सॉन्ग था, ये वसीम बरेलवी साहब का उनकी भी एक गजल है। तो उनकी जो गजल की जो पहली 2 लाइनें थी, तो उसको उस शेर से लेकर ये गाना बनाया गया जो इरशाद कामिल ने लिखा। अब उसमें जो पहली लाइन थी उसकी कि उसूलों पे जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये शेर था वसीम बरेलवी साहब का। जी, जी। लेकिन अब बाद में ये पता चला कि जब ये गाना इन्होंने लिया तो पहली लाइन तो वैसी ही रखी गई कि उसूलों पे जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, और फिर दूसरी लाइन जो थी कि बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। ये सेकंड लाइन बदली। जी। अब जब इस शेर की बात उन्हें लगा कि ये हमारे लिए जरूरी है गाना और हम इस तर्ज पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शाहरुख खान ने वसीम बरेलवी साहब को फोन लगाया, उन्होंने बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपका ये शेर, इसको हम यहाँ से शुरू करके गाने में बदल रहे हैं और आपकी इजाजत चाहिए कि हम इसमें बदलाव करें, एक लाइन हम बदलना चाहते हैं। तो कोई भी शायर जो होता है वो नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि जो शाहरुख खान की बातें या पर्सनैलिटी या जो भी चीजें रही होगी, वसीम बरेलवी साहब ने उनको हाँ कहा, ये गाना बना, क्रेडिट दिया गया उन्हें, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो अच्छा, उसका एक फाइनेंशियल पक्ष भी, आप किसी का गाना, किसी की लाइन उड़ाकर जो जब आप बना दे, क्लेम तो वो कर नहीं पाता, कोई लड़ नहीं सकता आपसे इतना, लेकिन इसका फाइनेंशियल पक्ष ये है कि जब इसकी रॉयल्टी बनती है तो एटलीस्ट एक हिस्सा जो है उस राइटर को जाता है उसका क्रेडिट होने की वजह से। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को राइटर्स के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। चोरी कोई विकल्प नहीं है। एक आप बहुत घटिया बना, मैं देखता हूँ, मतलब आप भी सभी देखते हैं कि जब भी ये लोग चुराए हुए आइडियो पर फिल्में बनाते हैं, आप क्रेडिट तो मार देते हैं राइटर का, उसकी मेहनत का, उसका थोड़ा पैसा मार लेते हैं, लेकिन आपके उस करोड़ों के प्रोजेक्ट का होता क्या है? वो धूल भागता है दूसरे ही दिन से। तो बिल्कुल, बिल्कुल। राइटर का इम्पोर्टेंस समझ में आना जरूरी है। तो हमने अक्षय कुमार से बात शुरू की, तो जानवी कपूर पे बात आई, शाहरुख खान पे बात आई, और ऐसा नहीं जैसे आपने सलमान खान के बारे में कहा कि वो एक राइटर के बेटे हैं। फरहान अख्तर कभी हमको बात करते हुए नहीं दिखते हैं, उनके पिताजी भी जावेद साहब जो है। बच्चन फैमिली आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जरूर अपने पिताजी हरिवंश राय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को कई बार याद करते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं, कोट करते हैं, लेकिन क्या अभिषेक बच्चन आपको दिखते हैं कभी इस तरह से? मतलब अब वो अंग्रेजी रूट्स में चले गए हैं, और उनकी फिल्मों का सिलेक्शन भी आपको दिखाता है कैसा है क्या। तो देखिए, वही राइटिंग जो है बहुत जरूरी चीज है। बार बार हम कहते हैं आपका उनके बगैर काम नहीं चलेगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मतलब एक्टर क्या है, ये स्टार क्या है, और डायरेक्टर क्या है, राइटर क्या है। दरअसल ये जिसको आप एक्टर या स्टार बोलते हैं, ये एक बल्ब है बस, बल्ब है, कुछ भी नहीं है। ये जब होल्डर में लगता है तो होल्डर जो है इसका डायरेक्टर है, पर वो होल्डर और बल्ब मिलके भी कुछ नहीं हो पाते जब तक कि राइटर, वो जो तार है बिजली का, वो कनेक्ट नहीं होता है। वो पावर जो है वो प्रोड्यूसर देता है आपको, पावर जो है प्रोड्यूसर देता है, लेकिन वो उस वायर के थ्रू आता है, होल्डर में आता है, वहां बल्ब लगा है, वहां बल्ब रोशन होता है। तो कोई कहे कि क्या है, तो फ्यूज बल्ब हो भाई, अगर मतलब अगर आप बल्ब हो तो क्या हो, आप में रोशनी नहीं है, वो पावर जरूर है, पर उसके पीछे आपको चाहिए मैकेनिज्म, चाहिए पूरा पूरा। तो आप कई बार उसी से रोशन होते हैं, कभी फ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए बड़े बड़े स्टार्स को भी कि वो क्या है, किसकी वजह से है। तो मुझे लगता है अक्षय कुमार ने एक अच्छी शुरुआत की है। एक सवाल आया, हमारे दर्शक हैं द इन्फिनिटी वॉरियर, वो पूछ रहे हैं कि क्या आमिर खान और अजय देवगन पढ़ते हैं? तो आमिर खान के बारे में जहां तक देखा जाए, वो रिसर्च तो करते हैं, हाँ। पिछले कुछ समय से हम उनके बारे में यही जान रहे हैं कि वो रीमेक्स के पीछे भागे हैं, लेकिन आमिर खान से बात करके लगता है कि वो पढ़ते लिखते तो हैं। मतलब वो अक्षय कुमार तो नहीं है कि जो मैं पढ़ता ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर अभी?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आमिर खान से आप बात कीजिए तो लगता है कि उनके पास एक सेंसिबिलिटी है, वो पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उनकी बातों में झलकती है, उनकी फ़िल्मों की चॉइस में भी झलकती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका इंटेलिजेंस जो है वो दोनों तरफ दिखाई देता है। ये अलग बात है कि कभी-कभी सबसे गड़बड़ होती है और इधर थोड़ा बहुत सेफ खेलने के चक्कर में वो जो उन्होंने लाल सिंह चड्ढा जैसी फ़िल्म बनाई। हाँ। अजय देवगन से भी मिले लेकिन आप उस तरह से तो नहीं बोल सकते हैं कि उनकी हाँ, एक अजय सबसे देवगन बड़ी में बात भी अजय वो नहीं लगता सबसे कि बड़ी वो बहुत दिक्कत ये है पढ़ते कि हैं। अजय देवगन बात ही नहीं करते ना, समस्या बात अजय ही नहीं देवगन की करते। दूसरी है। आप जब दूसरी उनसे है। बात करने बैठिए, तो वो हाँ, हूँ, 1 लाइन, 2 लाइन के अंदर जवाब खत्म कर देते हैं। तो आप उनके हाँ, बारे में बहुत दावे से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मैंने उनकी पत्नी को काजोल को जो है 2-3 मौके पर जो है जब मैं अंधेरी में रहा करता था, इन्फिनिटी मॉल में एक ऊपर क्रॉसवर्ड का या किसका एक बड़ा बुक स्टोर होता था शायद, जी, 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 क्रॉसवर्ड का जी, नहीं था, किसी और का था इन्फिनिटी मॉल में। मैंने जी। उनको 1-2 बार वहाँ पे बहुत सारी किताबें खरीदते देखा है। तो मुझे मा हाँ, लगता है कि भाई घर में किताबें होंगी तो आदमी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। हाँ, या हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे अक्षय कहते हैं कि मेरे हिस्से का मेरी पत्नी पढ़ लेती है। हाँ, तो हाँ, हाँ, किताबें तो होंगी ही निश्चित रूप से। पढ़ना चाहिए और देखिए वो हुँ, वही ज़रूरी है एक्टर के लिए। आप एक्टर हैं कह के बच नहीं सकते कि भाई मेरा काम तो सिर्फ़ एक्टिंग करना है, मैं क्यों पढ़ूँ? हाँ, या सिर्फ़ स्क्रिप्ट ही क्यों पढूँ? स्क्रिप्ट तो हाँ, डायरेक्टर सुना जाता है या कोई और सुना देता है। हुँ, हुँ, पढ़ना एक हुँ, अलग मतलब है। पढ़ना मतलब वो बस नहीं है कि अच्छा स्क्रिप्ट आ गई मैंने पढ़ ली। पढ़ने हाँ। के बहुत गहरे मतलब हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं और आप उसका कंटेंट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है और कंटेंट की दुनिया है ही ऐसी कि अगर आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो वो आपकी बातों में झलक ही जाएगा और आप अगर पढ़ लिख रहे हैं तो वो भी आपकी बातों में दिख जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, अक्षय ने एक अच्छी शुरुआत की है। चलिए बधाई हो, आगे बढ़ें ये लोग, जी, यही कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, पढ़ना चाहिए और इस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आप कल्चरल एम्बेसडर भी हैं, आपको लोगों से कहना चाहिए। अब इसमें हाँ, इनकी प्रॉब्लम क्या है ना थोड़ी-सी जो मुझे लगती है, ये हाँ, सिर्फ़ अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। अब दूसरी एक हाँ, समस्या यहाँ पर ये आएगी। अक्षय ने तो हाँ, चलिए यहाँ पर एक शायर की बात की है, लेकिन हाँ। जैसे ही आप इन सारे राइटर्स के मतलब जिन एक्टर्स के जिनने अभी हमने नाम भी लिए हैं, हुँ, हुँ, पढ़ने की हुँ। बात आती तो ये सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये भी दिक्कत है। हाँ, और ऐसा नहीं अंग्रेजी मतलब हम तो खैर सब पढ़ते हैं इसलिए बहुत दावे से ये बात बोल सकते हैं कि अंग्रेजी में किसी के लिखने का ये मतलब नहीं कि बहुत विद्वान है, बड़ा अच्छा हुँ। लिखता है। बहुत सारा हाँ, कचरा लिखते हैं, बहुत सारा कूड़ा लिखते हैं, उनकी समझ भाषा तो समझ एक में आती है, माध्यम है, भाषा एक भाषा एक मीडियम है। माध्यम है। तो आप बहुत सारा आप अलग-अलग भाषाओं में लिखा जा रहा है उसको पढ़िए और ठीक है, हर भाषा हर किसी को नहीं आती। आप अनुवाद पढ़िए, अच्छे अनुवाद होते हैं। फिर चाहे आप अगर कोई मलयालम किताब है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो वो पढ़िए। अलग-अलग भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि इन एक्टर्स की बात हमने की, इसमें मैक्सिमम जो है वो अंग्रेजी पढ़ेंगे और जो खासतौर पे उसमें जो पॉपुलर लिटरेचर या जो सेल्फ हेल्प वाली किताबें होती है या फिर साइंस फिक्शन होते हैं, जितना मैंने जाना है इन लोगों से बात करके, हाँ, तो हाँ, ये उस तरह के थ्रिलर पढ़ेंगे, साइंस फिक्शन पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यू लिया करता था तो एक सवाल मेरा अक्सर हुआ करता था इन लोगों से कि हाँ, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? या हाँ, क्या हाँ, हाल हाँ, के दिनों में आपने पढ़ा है? तो मैं उस हाँ, ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो है आपको ये चीज़ हाँ, बता रहा हूँ। तो इनकी पसंद जो है वो ज़्यादातर उस तरह की होती लिटरेचर पढ़ने वाले लोग यहाँ पर नहीं के बराबर मिले मुझे और हिंदी हुँ। में तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी ने प्रेमचंद के बाद कोई दूसरा नाम लिया हो। मैं वो अटक मैं जाते थे प्रेमचंद के बाद ए में। एक एक कमेंट करना चाहूँगा, जी, कुछ शहर का माहौल भी होता है। मैं दिल्ली में भी हाँ। रहा हूँ और मैं मुंबई में भी रहा हूँ। दिल्ली और मुंबई के माहौल में मैंने ये फ़र्क देखा है। शहर दिल्ली में थोड़ा माहौल पढ़ाई को लेकर ज़्यादा है, या ये मेरा हाँ, अनुभव हो सकता है। शहर के मैं एक इन जनरल माहौल की बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक बात है। अ, मतलब अगर आप देखें जिस तरह की महफ़िलें लगती हैं दिल्ली में, जिस तरह की बैठकें लगती हैं दिल्ली में, शायद मुंबई में वैसी बैठकें, महफ़िलें बमुकाबले दिल्ली कम लगती हैं। या यूँ कह लीजिए कि शहर का मिज़ाज थोड़ा-सा अलग है। ये मिज़ाज जो है यहाँ का रात का मिज़ाज है। यहाँ की नाइट लाइफ़ और एक अलग तरह का चलन है यहाँ पर। दिल्ली का मिज़ाज थोड़ा-सा अलग है। जो लोग शायद दोनों शहरों में रहे होंगे वो इस फ़र्क को महसूस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फ़र्क तो है जो आप कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरह का है कि भाई लोग कैसे मिलें, एक तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा है, वो भी है और लेकिन और हाँ, अगर आप जब फ़िल्मों में चले जाते हैं तो बहुत सारा सारा मामला कमर्शियलाइज़ हो जाता है। दूरियाँ और लेकिन बढ़ इधर जाती हैं। पिछले हाँ,
लेकिन पिछले 15-20 सालों में मैं जिन एक्टर्स से या जिन डायरेक्टर्स से मिला हूँ, तो बहुत सारे लोग उसमें नॉर्थ इंडिया से आए, हिंदी पट्टी से आए हैं। उनमें अक्षय भी मैंने हिंदी थोड़ा से पढ़ने आते लिखने हैं। जी? अक्षय भी दिल्ली से हाँ, आते हाँ, हैं। मतलब अक्षय दिल्ली से आते हैं बल्कि जो आप बता रहे हैं, लेकिन मतलब मैं यूपी और इधर की बात करूँ, हाँ, बिहार वगैरह इस तरफ का जो बेल्ट है, अच्छा। तो जैसे जो नाम मुझे याद आते हैं, पंकज त्रिपाठी का नाम याद आता है। हाँ, वो हाँ। पढ़ते लिखते हैं, उनसे आप जो है आज के साहित्य पर इस समय कौन लिख रहा है, कौन-सी किताबें हैं, वो उन्होंने पढ़ी। आप मनोज वाजपेयी का नाम इसमें ले सकते हैं, अनुभव सिन्हा का नाम ले सकते हैं, तिग्मांशु धूलिया का नाम ले सकते हैं। ये लोग जो हैं, ये हिंदी पट्टी से आए हुए, जिसको हम बेल्ट कहते हैं प्रॉपर, ये वहाँ से लोग आए हुए और ये हिंदी लिटरेचर को जानते हैं। ये हिंदी की आधुनिक कविता को, आधुनिक लेखन को, आधुनिक कहानीकारों को, इरफान थे, इरफान बहुत पढ़ते थे। मतलब ये हिंदी को पढ़ने वाले लोग हैं। तो आप देखिए इनका काम अलग दिखता है, अलग चमकता है जब ये फ़िल्में करते हैं। या है ना, जिस तरह की फ़िल्में इन्होंने बनाई है, तिग्मांशु ने बनाई है या जो अनुभव सिन्हा ने हाँ। बनाई है, ये इन लोगों के काम में वो चीज़ दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, कम संख्या में हैं, लेकिन जिस स्टारडम की बात होती है, जहाँ अक्षय पहुँच गए हैं, जहाँ शाहरुख हैं, जहाँ आमिर हैं, जहाँ सलमान है, ये लोग या इस तो मामले जैसा में अक्षय जी। शाहरुख को कहूँगा, शाहरुख भी पढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंदी पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है हिंदी, उस हाँ, बारे में। हिंदी वाला नहीं है। मैं हिंदी की हाँ, बात कर रहा हूँ इस समय, हाँ, हाँ, पढ़ते हैं उसमें कोई नो डाउट मतलब। तो हिंदी पढ़ने वाले लोग कम हैं। बच्चन साहब का है वो हिंदी पढ़ते हैं। कई लोग जो है हाँ, वो मतलब अभी जो हिंदी बेल्ट से आए हैं, जैसे मनोज वाजपेयी हिंदी में स्क्रिप्ट माँगते हैं वो बाकायदा, मतलब कि आप मुझे हिंदी में देवनागरी में स्क्रिप्ट दीजिए। हालाँकि बहुत सारे ऐसे नमूने हैं यहाँ पे कहने को, बड़े एक्टर हैं, वो देवनागरी में माँगते हैं कि आप भले ही हिंदी में देवनागरी नहीं, वो रोमन में माँगते हैं कि हमको देवनागरी में स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हिंदी में दो पर रोमन में लिख के दो, तो उनको पढ़ना नहीं आती है, ये समस्या है। तो ये बड़ी समस्या और ये बेसिक समस्या है। हिंदी हाँ। जहाँ पहुँच गई है, मतलब जो हिंदी की फ़िल्में पहुँच गई है। भई एक ज़माने में तो यहाँ पर उर्दू में काम हुआ करता था, लिपि उर्दू थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी गुलज़ार साहब उर्दू लिपि ही लिखते हैं, जावेद अख्तर जावेद साहब भी। साहब, हाँ, जावेद साहब उर्दू लिखते हैं, तो हाँ। भाई तो एक समय तो था इस इंडस्ट्री में पूरा काम, लिपि उसकी जो थी, भाषा जो थी वो उर्दू थी। और मैं उस अपने लिपि दर्शकों को में बता दूं इससे जी, पहले कि दर्शक जो नई जनरेशन के जिन्हें नहीं पता है, उर्दू भारत की ही भाषा है। उर्दू जी, दिल्ली के आसपास के इलाकों में जन्मी भाषा है। उर्दू विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू उतनी ही हिंदुस्तान की है जितनी की हिंदी है। और हिंदी में भी जो हम भाषा बोलते हैं उसमें 40 से 50% तक शब्द जो हैं, आप मानकर चलिए दिन में 60% भी आप बोलते होंगे वो उर्दू है। और उसमें कई बिल्कुल। शब्द तो अरबी और फारसी के भी मिले हुए हैं। तो वो एक आजकल नया ट्रेंड चला है, जिनको नहीं पता है, वो बॉलीवुड को उल्टा सीधा बोलने के लिए उसे उर्दू वुड बोल देते हैं। तो मैं कहता हूँ उर्दू वुड मतलब क्यों? उर्दू क्या कहीं दूसरे देश से आई है क्या? उर्दू तो भारत में जन्मी है, हमारे भारत की भाषा है और हम उर्दू बोलते हैं। तो इसलिए मैंने क्लियर किया। हाँ, हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब भाषा का झगड़ा एक अलग है, जो ये जानबूझकर लगाया गया झगड़ा आप जिसको भाषा बोलते का हैं झगड़ा कि देखिए राजनीतिकों हाँ, तक रहने दीजिए, उनकी पॉलिटिक्स की बिल्कुल। दुकान भाषा के झगड़े पर हाँ, चलती है, उनको चलाने दीजिए। लेकिन और आम भारतीय के लिए भाषा ठीक ऐसे है जैसे मेरी माँ है, आपकी माँ है और सबकी माँ है। तो बिल्कुल, भाषा जो भी है वो माँ की तरह है और सबकी माँ सम्माननीय है, सबकी भाषा सम्माननीय है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि भाई हिंदी को आप बगैर उर्दू के शब्दों के मिलाए बोल ही नहीं सकते हैं। आपको पता ही नहीं ना चलता बोल कब सकते हैं, कौन-सा ना शब्द समझ आ गया, सकते हैं। ना ना बोल समझ सकते हैं, ना सकते हैं। समझ सकते वही हाल धीरे-धीरे अंग्रेजी का होता जा रहा है। आप हैं। कितना हाँ, बोलते हैं, मतलब आपको आश्चर्य होगा, गाँव में आप जाइए, मतलब मैं इस बीच कभी-कभी जब गया हूँ, ठेठ गाँव में, वहाँ महिलाएँ, बच्चे, आदमी एकदम ऐसा अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे, एक अपनी भाषा, गाँव की भाषा बोलते-बोलते कि आप हैरान रह जाएँगी। अच्छा ये शब्द बोला इसने अंग्रेजी का। बोलेंगे तो रेस्ट कर लो, आराम कर ले को बोलेंगे रेस्ट हाँ, कर लो। बड़े बिल्कुल, आराम से बिल्कुल। मतलब उसको ऐसे समझते हैं तो जैसे रेस्ट वर्ड जो है वो हिंदी का ही हो चुका है या उनका अपना हो चुका है। तो तो ये ये देखिए भाषा वही है ना, बोल-बोल कर अपनी हो जाती है। जिस भाषा को जितना ज़्यादा बोलेंगे, आज इंग्लैंड से ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा इंग्लिश हमारे यहाँ बोली जाती है। ये सबसे बड़ा सच है। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसको हाँ, तो समझने, ज़्यादा बोली जानने, बरतने वाले तो हाँ, स्वाभाविक ही है, हाँ, मतलब कि हो गई। तो हिंदी की जो इंडस्ट्री का ये हाल हुआ है, उसके मूल में ये बात है कहीं न कहीं, जिसको मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आप अंग्रेज़ीदा हो गए, मतलब अपने कल्चर में हो गए, सिनेमा के कल्चर में हो गए,
आपने भाषा को तो सेकेंडरी समझ लिया। अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो आपको वो सेकंड मतलब लगता है तो सेकंड क्लास आदमी है। आपको अंग्रेजी, आपको हिंदी नहीं आती है तो आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि अरे हम तो अंग्रेजी जानते हैं, हमको हिंदी नहीं है, उनको शर्म नहीं आती है। अगर आपको अंग्रेजी अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो वो ये मानते हैं कि आपको शर्म आना चाहिए इस बात पे। पर अगर उनको हिंदी नहीं आती है तो वो इस बात पे गर्व महसूस करते हैं, इस बात पे उन्हें शर्म नहीं आती है। वो उस औरी को देखिए जो मुंबई का ही लड़का है और फिल्मी पार्टीज में दिखता है, वो जानबूझ के बना कर ऐसे हिंदी बोलता है कि जैसे उसको हिंदी नहीं आती है, जबकि वो यही मुंबई का रहने वाला है और मुंबई में ही रहा है। तो यहाँ तो लाइन लगी हुई है। तो इस तरह के बड़ा नकली स्टाइल है लोग कि हैं। आई कांट स्पीक इन हिंदी, मतलब इसको बड़ा स्टाइल है। मतलब आप बहुत ही मूर्ख साउंड करते हैं वो लोग। मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अगर आप रहते हैं और आप ये बोलते हैं कि आप हिंदी नहीं बोल पाते हैं जबकि आप हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो आप मूर्ख लगते हैं बिल्कुल। तो यही है कि इस चीज को सुधारना पड़ेगा, आपको लौटना पड़ेगा हिंदी की तरफ, आपको हिंदी पढ़ने की तरफ लौटना पड़ेगा, आपको हिंदी का साहित्य और हिंदी के साहित्य के साथ मतलब नए पुराने के साथ में जो दूसरी भाषाओं में लिखा जा रहा है, क्योंकि आप तो पैन इंडिया होना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं साउथ में भी हमें देखा जाए, पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी और पूरे उत्तर भारत में भी। तो भैया आप चाहते तो हैं कि हम फैल जाएं, लेकिन वहां का जो है उसको आप क्यों नहीं जानेंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे? तो ये एक बड़ी चीज है और इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब जब तक एक एक्टर ये नहीं सोचेगा कि मैं पढ़ूं लिखूं और मैं मानूं कि भाई जब अगर आप मान लीजिए कोई मुंबई में ये कोई फिल्म का एक्टर है और अगर वो किसी साउथ इंडियन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो सिर्फ प्ले करने में बस से नहीं हो जाएगा भाई। आपको उस जमीन की खुशबू जो है मालूम होना चाहिए, उस भाषा का फ्लेवर आपको पता होना चाहिए। ये वहां के लोगों का बर्ताव, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, उनका सोचना, चलिए चलना फिरना उठना बैठना तो आप कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे महसूस करता है किसी परिस्थिति में, उस कहीं ना कहीं हल्का सा फर्क आता है, वो दिखता है आपके काम में। तो जब तक आप उनको पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सीखेंगे समझेंगे नहीं, उनकी भाषा को, उनके साहित्य को, थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं बनेंगे उसकी तरफ, थोड़ा सा आप अपने जो ईगो का जो आप एक का बबल है उसे बाहर निकल के नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा, फिर फिल्मों का यही हाल रहेगा। तो मुझे लगता है अगर हिंदी फिल्मों को सुधार की तरफ बढ़ना है, जो दुर्गति इस समय हुई पड़ी है, इससे अगर उबरना है तो मुझे लगता है शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगी, मतलब कि थोड़ा एक बार जो है बेसिक्स की तरफ लौटें, उस भाषा की तरफ लौटें, वो भाषा में कैसा लिखा पढ़ा जाता है उसकी तरफ लौटें, तब जाके जो है शुरुआत हो सकती है। हमारे दर्शक हैं सदरुद्दीन, वो लिख रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारा कि उर्दू को लेकर जो भ्रम है उसे हमने दूर किया। देखिए भ्रम उन्हीं के दिमाग में है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ते लिखते हैं, जानते बूझते हैं और सवाल पूछते हैं, खासकर उनको सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कहीं किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आई हुई बात को अगर आपने बार बार घुमा दिया और वही सच है तो जाहिर है कि ऐसा काम यहाँ नहीं होता है। इसलिए हम लोगों के भ्रम भी दूर करते हैं और उसके लिए राखी पांडे भी हमारी जो दर्शक हैं वो भी कह रही हैं कि आज का कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में बॉलीवुड तो ठीक है लेकिन बॉलीवुड के आसपास जो हमारे देश और समाज से संबंधित बातें हैं जिनका असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमें कभी कभी उन पर भी चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हमारे दर्शक भी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो रवि जी आपने बड़ा ही अच्छे से समझाया। हम अक्षय कुमार से शुरू हुए, जानवी कपूर तक गए, फिर हम भाषा पर आ गए और उसके बाद हमने ये बताया कि पढ़ना लिखना असल में कितना जरूरी है और पढ़ना लिखना आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार लेकर आता है। जितने दर्शक हमें इस समय देख सुन पढ़ रहे हैं, हमारे कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, आप लिखकर बताइए कि हाल ही में आपने कौन सी किताब पढ़ी है या कौन सी किताब आप पढ़ने जा रहे हैं या कौन सी ऐसी किताब है जिसको पढ़ने की आपकी इच्छा है। इनमें तीन में से कोई एक तो जवाब आपके पास होगा, या तो आपने कोई किताब पढ़ी होगी या आप पढ़ने वाले होंगे या आपने किसी किताब के बारे में सुना होगा। जैसे अब क्योंकि किताब का जिक्र आया तो चलिए मैं अपना तो बता ही देता हूं। आज ही मैंने साइंस ऑफ ब्रेथ एक किताब है उसके बारे में सुना और ये किताब जो है श्वास लेने के तरीकों पर लिखी गई है। एक स्वामी रामा हुए हैं, उन्होंने स्वामी रामा तो हिंदुस्तान में हुए हैं, उन्होंने 2 अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये किताब लिखी थी जिसमें ये बताया गया
कि श्वास लेकर हम अपने शरीर को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। और जब मैं नियंत्रित कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि हम अपने शरीर का तापमान घटा और बढ़ा सकते हैं, हम अपने ब्लड प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं, हम एक हाथ को ठंडा और एक हाथ को गर्म कर सकते हैं, हम मर्जी के हिसाब से सो सकते हैं और मर्जी के हिसाब से उठ सकते हैं। ये तमाम चीजें सिर्फ हमारी श्वास से नियंत्रित होती हैं। काफी बड़ी किताब है, मेरी इच्छा है कि कभी मैं उस किताब को पढूं, लेकिन उसका जो मैंने आज बहुत छोटा सा एक प्रारूप देखा तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर किताबें लिखी जाती हैं और श्वास तो हम सबसे जुड़ी हुई है। उसमें इस बात का भी जिक्र है कि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्या करता है, राइट नॉस्ट्रिल क्या करता है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं किसी एक किताब के बारे में पढ़ रहा था। इसलिए मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि अलग अलग विषयों पर पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो कथा कहानी से जुड़ा ही कुछ पढ़ें, कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हैं रवि जी? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर हम कई लोग कोई कह सकता है कि भाई आप इतनी बड़ी पढ़ने-लिखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप क्या खुद पढ़ रहे हैं या आपने क्या पढ़ा है? आप अपना तो बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा किया, आपने बताया कि आपने आज किस किताब के बारे में जाना, जी, किसके बारे में पढ़ा। मेरे बारे में तो मैं अभी क्या कहूँ, मतलब मैंने कल ही एक मराठी उपन्यास का जो हिंदी में अनुवाद मैं कर रहा था, उसको खत्म जी, किया है। जी, मराठी के बहुत सशक्त लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जी, विश्वास पाटिल। तो जी, विश्वास विश्वास पाटिल साहब जो हैं उनका एक उपन्यास उपन्यास श्रृंखला है दरअसल जी, छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनका ये नॉवेल सीरीज़ है जिसका नाम है महासम्राट। तो जी, उसका जी, पहला पार्ट जो था वो मैंने ट्रांसलेट किया था तो वो लास्ट ईयर आया था और अभी जी, सेकंड पार्ट जो है, जो दूसरा हिस्सा है उसका अनुवाद मैंने मराठी से हिंदी में जो है वो कल ही खत्म किया है। जी, तो ये मैं पिछले 4 महीने से यही काम कर रहा था जी, और अगर पढ़ने की बात करूँ तो मैंने अभी करीब 15-20 दिन पहले गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का जो आखिरी उपन्यास है, जो जी, उनके मरने के बाद आया, उनकी मौत के बाद में जिसको जी, वो नहीं चाहते थे कि ये किताब मेरी छपे। जी, मगर उनके बच्चों ने ये कहा कि नहीं हमें ऐसा लगता है कि उन्हें भले ही लगता है कि वो लगता था कि ये मेरे जो राइटिंग है उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया को इस किताब को जानना चाहिए। अंटिल अगस्त नाम है उस किताब का। तो वो नॉवेल मैंने पढ़ा, पतला-सा उपन्यास है, बहुत प्यारा है, तो तो ये मैंने पढ़ा-लिखा मतलब, तो बाकी हमारे दर्शक बताएँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या उन्होंने बिल्कुल। पढ़ा हमारे है? एक जी। दर्शक हैं राखी पांडे, वो लिख रही हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इन्हें पढ़नी है। और अच्छा। मैं चाहूंगा कि और लोग भी अपनी प्लानिंग के बारे में लिखें कि वो कौन सी किताब पढ़ने जा रहे हैं। द इन्फिनिटी वॉरियर पूछ रहे हैं कि रवि जी आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? अरे नहीं! नहीं, आप किसी एक को मतलब नहीं, आप ऐसा इतना क्योंकि अभी हाँ, मैं क्या कहूँ मतलब कितना पढ़ा और क्या पढ़ते हैं मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है किसी एक आप बुक को जो है बिल्कुल वो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा अगर कोई हाँ, मुझसे पूछे मतलब कि आपकी फेवरेट किताब क्या है। हाँ, मुझे मतलब बहुत सी किताबों ने प्रभावित किया है और मैं बिल्कुल। कोशिश करता हूँ कि मैं हाँ, नए-नए सब्जेक्ट के बारे में अगर कभी किताब न भी पढ़ पाऊँ, इतना वक़्त कई बार हाँ, नहीं भी होता, ईमानदारी से बताऊँगा, तो मैं डॉक्यूमेंट्री देखने का शौकीन हूँ। खासकर यूट्यूब बिल्कुल, पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बुक पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, बताते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उनके ज़रिए मैं कुछ पढ़ूँ, हालाँकि वो सही तरीका नहीं है, मैं इस बात के लिए इनकरेज नहीं करूँगा, वक़्त निकालिए, किताब पढ़िए। लेकिन कई बार हमारे जैसे लोग जो होते हैं, काम में फँसे हैं लेकिन पढ़ने की भी इच्छा है, तो चलो ये देखें, कुछ तो नया जानें। और मेरी कोशिश होती है कि बॉलीवुड से कम अलग हो जो मैं पढूं, क्योंकि बॉलीवुड मेरे बिल्कुल, काम का हिस्सा है। उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। मतलब इतनी चीजें हैं कि शायद हम इस जीवन में कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो भी छोटा सा जीवन हमें मिला है उसको हम बता पाएं। मार्कंड गुप्ता जी हमसे पूछ रहे हैं मेरा ईयरफोन कौन सा है। तो देखिए कोई पेड एक्टिविटी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा तो बता दूंगा, मैं JBL का इस समय यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सैमसंग और आईफोन के भी यूज करता हूँ, तो तीनों ही अच्छे क्वालिटी के हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मुझे हमेशा से रवि जी ये लग रहा था कि हम बॉलीवुड की तो बात देखिए करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर दर्शकों को कुछ दे सकें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो बॉलीवुड की वजह से आते तो हैं इस शो को देखने, लेकिन उनको कुछ और सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, तो जब हमसे बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। मुंबई का मौसम मैं पूछ रही हैं अफगानिस्तान से फातिमा खान। मैं बता दूं मुंबई में लगातार बारिश है, तेज हवाएं हैं। हमारा शाम का लाइव जो था सिमी चंडोक जी के साथ, वो इसीलिए थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था क्योंकि उस वक्त तेज बारिश हो रही थी।
और मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग अपनी अपनी किताबों के नाम जरूर लिख के भेजें जो आप पढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम यहाँ पर बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं या सिनेमा के बारे में बात करें, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ बॉलीवुड पर और सिनेमा पर ही फोकस है, हम उसी की बात करें। दरअसल हम उस सिनेमा के बहाने, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे किसी और भाषा का हो या अंग्रेजी, किसी भी भाषा का, हम उसके बहाने हमारा जो समाज है, हमारा जो आसपास है, हमारा जो समय है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, उसको समझने की और उस पर बात करने की भी कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए हमारी जो बातचीत होती है कई बार जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक जो है सिनेमा पर ना होकर उसके आसपास बहुत सारी बात होती है। जैसे हमने अक्षय कुमार ने क्या इंस्टाग्राम पे लिखा, यहाँ से उठाया और हमने बहुत सारी बात कर ली। तो दरअसल हम अपने समय को, हमारे समाज को उस सिनेमा के बहाने देखने की कोशिश करते हैं, और उसी समय और समाज के बहाने से ही हम सिनेमा को देखते हैं कि ये फिर क्या कर रहे हैं। जब इतनी जिम्मेदारी है, जब आप इतना, आपने कहा कि भाई हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनती है, उसमें भी बॉलीवुड जो है सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है, ये कहते हैं। तो भाई आप जब इतनी बड़ी दुनिया में आप एक तरीके से टॉपर हैं, नंबर 1 है, तो आपको देखा जाएगा ना कि दुनिया के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगा कि हमने बना दिया आप देख लो, या आपने कहा कि हम वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। कसौटी पर तो कसा जाएगा ना उसको। तो हम उस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। तो सिनेमा मतलब सिर्फ सिनेमा नहीं होता है। हाँ, देखिए यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्में जो हैं, फिल्मों में क्या क्या होता है, फिल्में में कहानी है, फिल्मों में पात्र हैं, फिल्मों में संदेश है, फिल्मों में स्वर है, फिल्मों में संगीत है, फिल्मों में भाव है। और किसी कंटेंट में अगर इतनी सारी चीजें हैं तो वो फिर जिसको कहते हैं ना, हम उसको एक इसी चश्मे से देख सकते हैं कि वो समाज को क्या दे रहा है। वो फिर मसाला एंटरटेनर उस कैटेगरी तक सीमित नहीं रह सकता, वो भी हो सकता है। देखिए किताबें भी सब तरह की होती हैं, साहित्य तो अश्लील साहित्य भी होता है, अगर साहित्य की बात करें तो अश्लील साहित्य भी होता है। लेकिन भी होता है। हाँ, बात यह है कि फिल्में एक जरिया है कहानी कहने का, लेकिन कहानी कहने के और भी कई तरीके हैं। लोग उसे रेडियो पर भी कहते हैं, लोग उसे किताबों में भी कहते हैं, अखबार में कहते हैं, मैगजीन में कहते हैं, आसपास बिठाकर कहते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहते हैं, आजकल पॉडकास्ट चल गई है, ऑडियो पॉडकास्ट, उसमें कहते हैं। लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो इस बात को घेरे में लेती हैं कि आपके अंदर भूख कितनी है जानने की, और आपके अंदर भूख कितनी है कुछ कहने की। शायद हम बाकी जानवरों से, क्योंकि हम भी जानवर ही हैं, बाकी भी जानवर हैं, इंसान जो जानवर है वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि वो विचारों को एक निश्चित तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, भावनाओं को बता सकता है, जता सकता है, महसूस कर सकता है, उन भावनाओं को बुनकर कहानी बना सकता है। शायद ये और कोई प्राणी नहीं कर पाता पृथ्वी पर, इसलिए शायद हम अपने मन में खुद को मान लेते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे इस बात का दावा मैं नहीं करता कि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत सी बातें तो हमें दूसरे प्राणियों से भी सीखनी पड़ती हैं, और हम शायद कई मामलों में पीछे भी रह गए बहुत से लोगों से। लेकिन इतना है कि जब बातचीत की बात आती है, हम खुद को व्यक्त कर रहे हैं, आज मैं बैठकर बोल रहा हूँ, रवि जी बोल रहे हैं, हम और रवि जी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो हमें बाकी के दूसरे जानवरों से थोड़ी अलग बनाती हैं। लेकिन हाँ, अभी सीखना बहुत बाकी है, और सीखने के लिए फिर वही बात है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से क्या होता है कि जो दूसरे लोगों के अनुभव जीवन के रहे हैं, उनके जरिए हम जान पाते हैं, जिसको हम कहते हैं दूसरे की गलतियों से सीख पाते हैं, दूसरे के अनुभवों से सीख पाते हैं। तो अब देखिए किताबों को लेकर कुछ सवाल वगैरह आ रहे हैं। इन्फिनिटी वॉरियर कह रहे हैं कि आज का डिस्कशन इन्हें अच्छा लगा, तो कोशिश करेंगे कि हम बॉलीवुड के सैंडविच में आपको थोड़ा और मसाला भी लेकर आते रहें। फातिमा खान कह रही हैं आपकी फेवरेट बुक जो आपको पसंद आई ज्यादा, आप नाम बता दें, मैं रीड करना पसंद करूंगी। मिशेल ओबामा की जो जीवन पर उन्होंने बुक लिखी है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर बुक है वो, मेरी लास्ट रीड थी इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मिशेल ओबामा ने अपने जीवन पर लिखी थी, इसमें उन्होंने पूरा बताया है कैसे उनका बचपन था, कैसे वो ओबामा से मिली, फिर कैसे उनका व्हाइट हाउस की जर्नी और उसके बाद क्या। तो वो किताब मेरी लास्ट पढ़ी हुई थी,
और मैंने रजनीश की पूरी आत्मकथा पढ़ी हुई है, भगवान रजनीश जिनको कहते हैं ओशो, वो मुझे बहुत पसंद आई। और अभी आपने एकदम से पूछा तो मुझे बहुत सारी किताबों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मेरी एक खोज चलती रहती है कि मैं अगला क्या पढ़ूं, अगला क्या देखूं। जैसे मैंने साइंस ऑफ ब्रेथ की बात की, वो मुझे थोड़ा सा एक्साइट कर रही है बुक, कि मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। और सिद्धार्थ कुमार, आखिर में थिएटर में 90% लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही आते हैं, ना कि आर्ट देखने या फिर ज्ञान लेने, एंड इट्स अ फैक्ट। बात ठीक है सिद्धार्थ आपकी, लेकिन हम चाट भी खाते हैं और हम स्प्राउट्स भी खाते हैं, तो चाट भी जरूरी है और स्प्राउट्स भी जरूरी है, मैं यही कहूंगा। वाज हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं वो कहानियां नहीं पढ़ते, आई मीन बुक्स नहीं पढ़ते हैं। कुछ कहना चाहेंगे रवि जी? इनको अक्षय कुमार के संपर्क में रहना चाहिए। इतना ही हाँ कहूंगा मैं इनसे। जी, किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। बिल्कुल, मतलब अब क्या बोल सकते हैं भाई, अब ठीक है आप नहीं पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप हाँ पढ़िए। हाँ हमें अक्षय जी, कुमार को तो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वो पब्लिकली ये बोल रहे थे कि मैं पब्लिकली नहीं बोल रहे पढ़ता थे, हूँ। और वो कंटेंट के बिजनेस में हैं। आप कंटेंट और के बिजनेस में कंटेंट के होते हुए अगर ये बिजनेस में कहते हैं है। तो मतलब फिर हाँ, चिंता की बात है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं तो ठीक है, मुझे लगता है ये भी अक्षय कुमार के फैन होंगे। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है उसमें भाई, नहीं पढ़ के भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने से ही बहुत काम सारे, चलता है। हाँ, बेपढ़े लिखे लोग बहुत, भी काम हाँ, चल इस रहा है, देश ऐसा में नहीं। बहुत उदाहरण है ऐसे, उसमें कोई वो कहने वाली बात नहीं है। नहीं पढ़ लिख हाँ के भी काम चलता है और बड़ी-बड़ी जगहों पे पहुँचते लोग। और ऐसा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग बेचारे, उनके पास ना कोई काम है, ना धंधा है, कोई पूछ नहीं हाँ रहा उनको, दुर्गति है उनकी। तो उसका हाँ कोई लेना-देना नहीं है, देखिए, वो आपकी चॉइस है। जी हमें जो जी ठीक लगा, हमें लगा कि एक स्टार जो इतना बड़ा है, उसको पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से कम ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसको ग्लैमराइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं बिल्कुल पढ़ने बिल्कुल। को। तो ठीक है, उसी बात में आपने जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फातिमा खान है अफगानिस्तान से, वो कह रही हैं कि इन्हें किताबें पढ़ना पसंद भी है, और ये मुंबई की कुछ बारिश काबुल मंगा रही हैं, तो हम दुआ करते हैं कि काबुल पहुंचे ये बारिशें और आपको अच्छा सा मौसम वहां पर नसीब हो। मुझे लगता है कि आज हमने काफी डिस्कशन किया, और आज की हमारी लर्निंग ये रही हमारे दर्शकों से। मुझे लगता है रवि जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हम और भी बॉलीवुड से जुड़ी बातों पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दर्शक अगर सुनने में इंटरेस्टेड हैं, और हमारे पास भी हमेशा बहुत कुछ होता है कहने के लिए। क्या नहीं, क्या जैसे कहना चाहेंगे रवि जी आप? बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, दर्शक जो जुड़ते हैं, जैसे आपने कहा ना निदा फ़ाज़ली साहब का शेर, कि मतलब हर एक आदमी आदमी में में होते हैं होते दस हैं, बीस आदमी। हाँ, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सही तो बात है। दर्शक अगर सिनेमा की बात सुनने आ रहा है, तो इसका ये हम्म, मतलब नहीं कि उसको सिर्फ़ सिनेमा में ही दिलचस्पी है। हाँ उसके हाँ अंदर बहुत सारा श्रोता हर तरह का बैठा हुआ है, उसको फ़िलहाल ये कंटेंट सुनने की इच्छा हो रही है, लेकिन वो हम्म, उसके अलावा भी है, उसके अलावा भी वो बहुत पढ़ता-लिखता है, उसका अपना समाज है, उसकी अपनी सोच है, वो उन सब हाँ चीज़ों से ही बना हुआ है, मतलब सिर्फ़ वो सिनेमा पे हाँ अगर हमारी बात सुन रहा है, तो सिर्फ़ सिनेमा ही नहीं है वो। और ये हाँ बहुत अच्छी बात है, और जैसा मैंने कहा आपसे कि कोशिश ये होती है हमारी कि हम सिनेमा के बहाने अपने समय और अपने समाज और हम्म, अपनी राजनीति पर भी बातें करें। वो सब आना हम्म। चाहिए, क्योंकि सिनेमा सिर्फ़ कहानी से नहीं बनता ना, सिनेमा में भी तो यही सारे एलिमेंट्स समाज होते हैं। से बनता है, सिनेमा समाज से समाज बनता है, से, और समाज राजनीति का से, हर हर बात व्यक्ति जो है वो से, समाज का हिस्सा है। बिल्कुल। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे। अच्छा लगा आज हमें भी, अगर इस तरह से जो रिस्पॉन्स है, और लोग और भी बातें सुनना चाहते हैं, और भी चीज़ें विषयों पर डाइवर्स, तो हम कोशिश करेंगे सिनेमा के बहाने उन पर लगातार बातें करें आगे भी। बिल्कुल रवि जी, आपने कई सारी पुस्तकों का अनुवाद किया है, जाहिर है आपके अपने अनुभव रहे होंगे उन कहानियों जी, को लेकर, और कहानियां सिर्फ जो किताब में है वो नहीं, जो कहानियां बीती होती हैं किसी शख्स के साथ, वो कहानियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो बहुत खास हो जाती हैं। खासकर जो आपके जीवन के अनुभव हैं, वो भी आप साझा कर सकते हैं, ताकि लोगों को उससे सीखने का मौका मिले। बिल्कुल। जैसा हमने कहा कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि दूसरों की गलतियों से सीखें, तो गलतियों का मतलब सिर्फ गलतियां नहीं है, हम बहुत सी चीजों चूक जाते हैं, बहुत सी चीजें हम काम करते करते सीखते हैं कि अरे ऐसा करते करते तो और बेहतर हो सकता था। जैसे आज मैंने जो एक बात सीखी है, मैं दर्शकों को वो बताकर जाना चाहूंगा, और उसके बाद हम लाइव का सेशन खत्म करेंगे। और क्योंकि रात का समय है, तो वो ज्ञान रात में ही काम आएगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो आपको अपने राइट साइड
दाहिनी ओर सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप राइट साइड करवट लेते हैं तो आपकी जो चंद्र नाड़ी है ये एक्टिवेट हो जाती है। ये हमारे शरीर को शांत करती है, हमको निंद्रा की तरफ ले जाती है और हम सो जाते हैं। अगर सुबह के वक्त आप पड़े हैं बिस्तर पे, नींद आ रही है, सुस्ती है, आलस है, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो लेटे लेटे ही लेफ्ट हैंड की तरफ करवट लीजिए, जिसको हम बायां हाथ बोलते हैं या उल्टा हाथ बोलते हैं। जैसे ही आप करवट लेंगे तो आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जो राइट नॉस्ट्रिल है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमें ऊर्जा देता है, ये हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये हमको उठा के खड़ा कर देगा। तो ये मैंने आज सीखा है, तो मैं आज सिखा के जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जब भी लाइव में आऊं तो कुछ ना कुछ उस दिन की सीखी हुई बात आपको जरूर बताऊं। यही तरीका होता है ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटने का। ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से लिया है, जिनका जिक्र किया मैंने स्वामी रामा, जिनकी बुक है साइंस ऑफ ब्रेथ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इस तरह से बात करना। नहीं, अच्छा रहा, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू उज्ज्वल जी। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट।